हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर साउंड। ठीक है, तो साउंड का मतलब मैंने पढ़ा दिया है लास्ट वीडियो में, ये आपको चैनल पर मिल जाएगा। इसका हम रिमेनिंग पार्ट आज शेयर करेंगे आप लोगों से। तो साउंड के बारे में मैंने समझाया था कि साउंड मतलब साउंड किस तरीके की होती है। ओके, तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि साउंड के लिए कौन से मीडियम की आवश्यकता होती है, जैसे कि कौन कौन से मीडियम से साउंड ट्रैवल करती है। साउंड जैसे दूर कोई अगर व्यक्ति खड़ा है तो उसको साउंड कैसे सुनाई देगी, तो ये सब उसमें समझाया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडीड इफ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर द साउंड वुड स्टॉप कम्प्लीटली। वास्तव में आपने देखा होगा कि जो हमने एक्टिविटी की उसमें ग्लासेस में क्या था, जैसे अगर ग्लासेस में सारी हवा को हम रोक दें, ठीक है, अगर सारी हवा सक कर लें, रोक दें, हाथ लगा लें, बिल्कुल उसमें अंदर एयर बिल्कुल ना जाए, तो साउंड हमें बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। बल्कि क्या होता है, वास्तव में साउंड को जो ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव्ड कम्प्लीटली फ्रॉम अ वेसल, जब एयर जो होती है वो कम्प्लीटली वेसल से रिमूव हो जाती है, इट इज़ सेड दैट देयर इज़ अ वैक्यूम इन द वेसल। तो ये कहते हैं कि जो है वेसल में वैक्यूम है। ओके, जब सारी हवा वेसल से निकल जाती है, कम्प्लीटली रिमूव्ड हो जाती है, तो हम ये कहते हैं कि वेसल में वैक्यूम है। द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। साउंड जो होती है वो कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। डज साउंड ट्रेवल इन लिक्विड्स। अब ये क्या होता है, जैसे हमने देख लिया कि साउंड ट्रेवल करती है एयर में, है ना, मीडियम की जरूरत पड़ती है उसको एयर की। लेकिन क्या साउंड जो ट्रेवल करती है वो लिक्विड्स में भी करती है? लेट अस फाइंड आउट। आइए उसको देखते हैं या उसको जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो एक्टिविटी करेंगे 13.8। टेक अ बकेट और अ बाथ टब। हम एक बकेट लेंगे या फिर एक बाथ टब ले लेंगे। फिल इट विथ क्लीन वाटर। इसको हम क्लीन वाटर से फिल कर देंगे। टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड। अब अपने हाथ में एक छोटी घंटी हम लेंगे। शेक दिस बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड। अब इस घंटी को क्या करेंगे, हम जो है वाटर के अंदर हिलाएंगे, हल्के हल्के मतलब बजाएंगे। मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो बेल जो है वो टच नहीं होनी चाहिए टब की या फिर बकेट की बॉडी से, मतलब उसकी बॉटम में टच ना हो या चारों तरफ उसकी बॉडी में टच ना हो, सिर्फ हमें पानी में उसको हल्के 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 हिलाना है। ठीक है, देखो इस तरीके से जैसे इसने एक्टिविटी की है ये, तो हल्के हल्के इसको हिलाना है क्लीन वाटर में। और क्या करना है, अपना जो एक कान है ना वो हल्के से लगकर सुनना है कि उसमें कुछ आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, बेल की साउंड हमें सुनाई दे रही है नहीं दे रही है। क्योंकि बस ये ध्यान, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हमारे कान में पानी ना चला जाए। इस तरीके से अपना ईयर हमें वहाँ रखना है। ओके, तो प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस। बी केयरफुल, द वाटर शुड नॉट एंटर इन योर ईयर। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल। क्या अब आपको बेल की साउंड सुनाई दे रही है? डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स। ठीक है, तो उसमें से हमें आवाज़ आती है, तो ये जो साउंड सुनाई दे रही है हमें, तो ये इंडिकेट करता है कि जो हमें साउंड जो है, साउंड के लिए लिक्विड की भी आवश्यकता होती है। लिक्विड में मतलब सॉरी, लिक्विड में भी साउंड सुनाई दे सकती है, जैसे एयर में सुनाई देती है उस तरीके से लिक्विड में भी सुनाई देती है। ओ दैट इज़ हाउ वेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर। ओ अब मैं समझी कि किस क्यों वो वेल्स और डॉल्फिन्स जो होती हैं वो वाटर में कम्युनिकेट कर पाती हैं, मतलब वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन जो बना पाती हैं या फिर वो आपस में एक दूसरे से बोल पाती हैं। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स ऑल्सो। आइए भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या साउंड जो है सॉलिड्स में भी ट्रेवल करती है। तो टेक अ मीटर स्केल और अ लॉन्ग मेटल रॉड एंड होल्ड इट्स वन एंड टू योर ईयर। ठीक है, अब हमें क्या करना है 13.9 एक्टिविटी में, एक मीटर का स्केल ले लेना है या फिर एक लॉन्ग मेटल रॉड ले लेनी है। होल्ड इट्स वन एंड टू योर ईयर। अब उसका जो एक एंड है, ठीक है, अपने ईयर के पास लगाना है, जैसे कि 13.12 में दिखाया गया है। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग। क्या आपको जो है, हम उस पर हल्के से स्क्रैच करके देखेंगे दूसरी साइड से, जैसे कि एक ये खड़ा है, ठीक है, ईयर के पास अपने लगा लेगा मेटल की रॉड को और दूसरा इधर की साइड खड़ा होगा दूसरी साइड पर, तो फिर हमें दूसरी साइड से उसको स्क्रैच करना है। तो हमें क्या स्क्रैचिंग की साउंड सुनाई दे रही है? आस्क योर फ्रेंड्स अराउंड इफ़ यू दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड। तो अपने फ्रेंड से पूछो कि क्या उसको सेम साउंड सुनाई दे रही है, तो यस, हमें ऐसा होगा और हमें सेम साउंड सुनाई देगी। You can also perform to above activity by placing your ear at one end of a long wooden or metallic table and asking your friend to gently scratch the other end of the table। अब ये वाला जो काम है आप एक लॉन्ग वुडन या फिर मेटेलिक टेबल पे भी कर सकते हो कि एक साइड में आप उसको स्क्रैच करो और दूसरे में अपना कान लगाकर देखो कि क्या वो आपको सुनाई दे रही है। दूसरा दोस्त इस तरीके से करके देखे तो बिल्कुल सुनाई देगी। साउंड जो होगी हमें सॉलिड्स में भी सुनाई देती है। वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड और मेटल। हमने देखा कि साउंड जो होती है वो वुड और मेटल में भी सुनाई दे रही है। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड। बल्कि क्या होता है कि साउंड जो होती है वो किसी भी सॉलिड में ट्रेवल करती है, यानी कि किसी भी सॉलिड में हमें सुनाई देगी। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ टू शो दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग्स।
अब ये वाली एक्टिविटीज़ जो है आप ये जो है आप परफॉर्म कर सकते हो, और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ के साथ, जैसे कि पता चल जाएगा कि आपको कि साउंड जो होती है वो स्ट्रिंग्स में भी सुनाई देती है। हैव यू एवर मेड अ टॉय टेलीफोन? क्या आपने कभी टॉय टेलीफोन बनाया है? शायद बनाया भी होगा। कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग्स? तो क्या आप ये कह सकते हो कि साउंड जो होती है वो हमें स्ट्रिंग्स में भी सुनाई देती है? ओके तो ये देखिए, जैसे इसने टेलीफोन बनाया है ये, ठीक है, आप इसमें कुछ भी ले सकते हो, जैसे धागा सा लगा के हम पहले सुनते थे, कोई कोई माचिस की डिब्बी का, एक किसी भी चीज़ का बना लेते थे पहले बचपन में, तो वही टॉय टेलीफोन है। अगर एक साइड से हम बोलते थे तो दूसरी साइड आवाज़ आती थी, तो हमें जो साउंड होती है वो धागे के जरिए भी सुनाई देती है। तो वी हैव लर्न सो फॉर दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड एंड इट इज़ कैरिड इन ऑल डायरेक्शंस इन अ मीडियम। तो हम ये अच्छी तरीके से अब जान चुके हैं कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो होता है वही साउंड प्रोड्यूस करता है, एंड इट इज़ कैरिड इन ऑल डायरेक्शन इन अ मीडियम। और जो है ये साउंड को ये और सारे डायरेक्शनों में मीडियम के थ्रू ले जाता है। हाउ डू वी हियर इट? तो फिर हम उसको सुनते कैसे हैं? ओके चलिए देखते हैं कि हम इसको सुनते कैसे हैं। वी हेयर साउंड थ्रू आर ईयर्स। तो हम जो साउंड सुनते हैं वो अपने ईयर्स के ज़रिए सुनते हैं। तो ईयर्स के ज़रिए किस तरीके से सुनते हैं? ओके 13.4 देख लेंगे। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज़ लाइक अ फनल। हमारा जो कान का जो आउटर पार्ट होता है वो एक फनल की तरह होता है। When साउंड एंटर्स इट, जब साउंड इसमें एंटर करती है, इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनाल एट द एंड ऑफ द विच अ थिन मेम्ब्रेन इज स्ट्रेच टाइटली। जब इसमें साउंड प्रवेश करती है या फिर साउंड एंटर करती है तो इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनाल। तो ये जो है कैनाल एक कैनाल टाइप की होती है, जिस सुरंग टाइप की, उसमें से होकर ट्रेवल करती है। एट द एंड ऑफ विच अ थिन मेम्ब्रेन, जहाँ पर उसके एंड पर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, इस स्ट्रेच टाइटली, जो कि टाइटली स्ट्रेच होती है। ठीक है, जैसे मतलब आपको इस एक्टिविटी में पता चल जाएगा, ये जो एक्टिविटी है दे रखी है आपको, तो इसमें 13.10 इसमें देख करके बताएंगे। तो बिल्कुल वो अपने ईयर के हिसाब से करके दिखाई एक्टिविटी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो कान होता है हमारा, उसका आउटर पार्ट जो होता है वो तो एक फनल की तरह होता है, और जब उसमें साउंड जाती है तो वो एक टनल टाइप की होती है, कैनाल टाइप की। तो साउंड जो है उसमें एंटर जब करती है तो उस पर क्या होता है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है, उसके मुंह पर एक थिन मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, पतली सी, जो कि टाइटली स्ट्रेच्ड होती है। इट इज़ कॉल्ड ईयर ड्रम। इसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं। ये जैसे ईयर का स्ट्रक्चर आ जाए या फिर ईयर का आउटर स्ट्रक्चर आ जाए, अंदर का इनर स्ट्रक्चर के बारे में आ जाए, तो आप बता सकते हो। इट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। टू अंडरस्टैंड वॉट द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। ठीक है, इस बात को समझने के लिए कि ईयर ड्रम जो है कैसे वर्क करता है, तो आइए हम एक फिर ईयर ड्रम का एक मॉडल बनाते हैं टिन कैन का। ठीक है, चलिए 13.10 देखेंगे कि टेक अ प्लास्टिक और टिन कैन। हम एक क्या करेंगे, प्लास्टिक की या फिर एक टिन की कैन ले लेंगे, कट इट्स एंड, उसके एंड्स को काट लेंगे। स्ट्रेच अ पीस ऑफ रबर बैलून अक्रॉस वन एंड ऑफ द कैन एंड फास्टन इट विद अ रबर बैंड। ठीक है, हमें क्या करना है, उसके एक एंड पर जो है इस तरीके से, जैसे कि हमने ये टिन की कैन ले ली है ना, टिन या प्लास्टिक की, तो हमने उसके सिरे काट दिए हैं, तो उसका जो वन एंड काटा हमने, इसके ऊपर बैलून लगा लेंगे, बैलून रबड़ का कुछ। पुट 4 और 5 ग्रेन्स ऑफ ड्राई सीरियल्स ऑन द स्ट्रेच रबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जैसे कि नीचे से भी कटी हुई है, दोनों दोनों साइड से कट हुई है ना, ऊपर से भी, तो हमने इस पर बैलून लगाया, तो ऐसी तरीके से हमारा ईयर होता है। ईयर की जो ऊपर की मेम्ब्रेन होती है ऊपर वाली, इस पे एक रबड़ की स्ट्रेच मेम्ब्रेन टाइप की होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है। तो जब हम हवा देते बात करते हैं तो यहाँ से हवा प्रवेश करती है और अंदर तक पहुँचती है। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने कराया, तो उन्होंने क्या करा, इस बैलून के ऊपर जो 3-4 ग्रेन्स के दाने डाल दिए हैं। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हुर्रे। ठीक है, जैसे उन्होंने इस बैलून के ऊपर डाल दिया, अब अपने फ्रेंड से उन्होंने बोला कि पीछे की साइड से इसमें, नीचे की साइड से इसमें हुर्रे बोलो। ठीक है, फ्रॉम द ओपन एंड, ठीक है, हुर्रे बोलो। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द ग्रेन। अब आप ऑब्जर्व करो कि फिर ग्रेन्स के साथ क्या होता है। वाई डू द ग्रेन्स जंप अप एंड डाउन। तो क्या ये जो ग्रेन्स हैं वो ऊपर नीचे कूदेंगे? तो यस, बिल्कुल ऐसा होगा, ये जो ग्रेन्स हैं हमारे जंप अप एंड डाउन होंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे, ठीक है, हवा करेंगे, तो ये दाने जो हैं इसके ग्रेन्स के ऊपर नीचे कूदने लगेंगे, क्योंकि उन्हें हवा मिल रही है। ठीक है, तो प्लास्टिक कैन ईयर ड्रम, ये जो एक्टिविटी है प्लास्टिक कैन ईयर ड्रम की है, करके देख लेंगे। तो हमारे जो ईयर इस तरीके से वर्क्स करते हैं। तो द ईयर ड्रम इज़ लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट। ऐसे ही हमारे ईयर ड्रम जो होते हैं एक स्ट्रेच रबर की शीट की तरह होते हैं। साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। साउंड वाइब्रेशन जो होती है ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं। द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। और जो ईयर ड्रम होते हैं वो हमारे जो वाइब्रेशन होते हैं वो अंदर के कान को, इनर ईयर को हमारे सेंड करते हैं। फ्रॉम देयर, फिर वहाँ से क्या होता है, द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, दैट इज हाउ वी ईयर। तो वहाँ से सिग्नल जाता है ब्रेन को और इसकी वजह से हम सुन पाते हैं। बिल्कुल समझ में आ चुका है आप लोग अच्छी तरीके से कि ईयर ड्रम जो होते हैं वो हमारे एक रबड़ की शीट के आकार के होते हैं, मतलब उसका मुंह जो होता है रबड़ की शीट की तरह से बंद रहता है। ठीक है, स्ट्रेच्ड होती है वो। और जब हमारी साउंड वाइब्रेशन होती है, जब हम उस पर कुछ बोलते हैं,
तो ईयर ड्रम हमारे वाइब्रेट होते हैं, और ईयर ड्रम से क्या होता है, जो वाइब्रेशन होती है वो अंदर के कान में जाती है, और अंदर के कान से क्या होता है, वो सिग्नल देते हैं ब्रेन को, और इसकी वजह से ही हम सुन पाते हैं। ओके, तो देख लेंगे बिल्कुल इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर इनका। ये हमारी ईयर ड्रम है, ये रबड़ की शीट टाइप की होती है। जब यहाँ से बोला जाता है तो ये अंदर कान में जाती है, एक्टिव वो सुरंग की टाइप की होती है, कैनाल टाइप की, इसमें जाती है वाइब्रेशन, और यहाँ से वाइब्रेट होकर ये ब्रेन को सिग्नल देते हैं, और ब्रेन की सहायता से ही सिग्नल जब पहुँचता है तो इसकी वजह से हम बोल पाते हैं। ओके, ये रहे, ये शीट है, ठीक है, इस तरीके से होता है। चलिए, आप इसमें क्या करेंगे, ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप, ये है इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है, इसको आप करके देख लेंगे। ह्यूमन स्ट्रक्चर आ सकता है ईयर का। वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग इनटू आवर ईयर। हमें क्या करना चाहिए, अपने कान में कभी भी शार्प पॉइंटेड या फिर हार्ड थिंग, कोई भी हार्ड थिंग अपने ईयर के आस में नहीं डालनी चाहिए। इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम, ये हमारे ईयर ड्रम को डैमेज कर सकती है। द डैमेज्ड ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हियरिंग, और डैमेज ईयर ड्रम से क्या होगा कि हम जो है बहरे हो जाएंगे या फिर हम सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। तो तभी लोग कहते हैं कि कान का पर्दा फट गया। तो जो हमारी रबर की जो ये शीट लगी हुई है ना, ये वाली शीट जो लगी हुई है, ये हमारा ईयर ड्रम है, इसको ही कान का पर्दा बोलते हैं। इसलिए मना करते हैं कि कोई नुकीली चीज़ या फिर कोई हार्ड चीज़ हमें अपने कान में नहीं डालनी चाहिए। ओके, चलिए, अब आता है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है। ओके, 13.5 देखेंगे कि वी हैव लर्न दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। हमने अभी पढ़ा है कि किसी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन जो होता है वो वाइब्रेशन कहलाता है, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, और इस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई चीज़ मान लीजिए ट्रो गई आगे फिर ये पीछे आई, फ्रो मोशन में गई फिर आगे गई फिर पीछे आई, तो ये मोशन जो कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है, और ये इसको हम वाइब्रेशन भी बोलते हैं। ओके, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन अर्लियर क्लासेस अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन एंड इट्स टाइम पीरियड। आपने ऑलरेडी पीछे की क्लासेस में पढ़ रखा है कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है और उसके टाइम पीरियड के बारे में पढ़ रखा है। तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन द हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को किस में नापते हैं हम, हर्ट्ज में नापते हैं। ओके, इट्स सिंबल इज हर्ट्ज, HZ लिखते हैं इसको। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 HZ इज 1 ऑस्किलेशन पर साउंड, ठीक है। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑस्किलेशन पर सेकेंड इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो उसके ऑसिलेट्स हैं वो 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 20 बार घूम रहा है, जैसे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 20 बार इधर से उधर घूम रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो व्हाट बी इट्स फ्रीक्वेंसी। तो आप क्या बोलोगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी होगी 20 हर्ट्ज, ठीक है। यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग देम। आप बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसकी साउंड भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो उनको बिना देखे हुए। हाउ इज़ इट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल कैसे है। दीज साउंड्स मस्ट बी डिफरेंट टू इनेबल यू टू रिकॉग्नाइज देम। और ये साउंड जो होती हैं जो आपने रिकॉग्नाइज की हैं एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकती हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर्स मेक देम डिफरेंट, तो आपने कभी सोचा है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको आपस में डिफरेंट बनाते हैं। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। तो एम्पलीट्यूड्स और फ्रीक्वेंसी जो है वो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं किसी भी साउंड की। कैन वी डिफ्रेंशिएट साउंड्स ऑन द बेसिक ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, क्या हम साउंड को उनके एम्पलीट्यूड्स और फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। दो फैक्टर्स होते हैं, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, जो टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं साउंड की, ठीक है। उसी के आधार पे हम बता सकते हैं कि किसकी साउंड है, ये कैसी साउंड है, उसी के आधार पे हम डिफ़र कर पाते हैं और उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं उनकी एम्पलीट्यूड और उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। ओके, अब आता है लाउडनेस एंड पिच, क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। 13.11 एक्टिविटी है। टेक अ मेटेलिक टम्बलर एंड अ टेबल स्पून। हम क्या करेंगे, एक मेटेलिक टम्बलर, मेटल का ग्लास लेंगे और एक टेबल स्पून ले लेंगे। स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर। हमें क्या करना है, इस चम्मच से ग्लास को, ठीक है, बजाना है जेंटली टम्बलर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हियर द साउंड प्रोड्यूस, क्या कोई साउंड प्रोड्यूस हुई। नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड अगेन, ठीक है। अब दोबारा हम नहीं पहले हम ऐसे बजाएंगे ग्लास को, तो देखेंगे क्या कोई साउंड प्रोड्यूस हुई। अब उसके बाद क्या करेंगे, स्पून से उस पर टम्बलर पे धम धम की आवाज़ मारेंगे, ठीक है। एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस, क्या साउंड दोबारा प्रोड्यूस हुई, तो होगी, ऐसा होगा। इज द साउंड लाउडर व्हेन द टम्बलर इज स्ट्रक हार्ड। अगर साउंड तेज है
तो जो ग्लास है वो तेज़ी से हिलेगा, स्टक हार्ट, बहुत तेज़ आवाज़ करेगा। नाउ सस्पेंड अ स्मॉल थर्मोकॉल बॉल टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर। अब हम क्या करेंगे, एक छोटी सी थर्मोकॉल की बॉल लेंगे, ठीक है, जैसे जो कि ग्लास को टच कर रही होगी। वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट। अब हम क्या करेंगे, उसको चम्मच से दोबारा छन छन करेंगे, ग्लास पे दोबारा बजाएंगे, फिर देखेंगे सी हाउ फॉर द बॉल इज डिस्प्लेस। तो हम देखेंगे कि हमारी जो बॉल है कितनी दूरी तक जा रही है बजाने के बाद में, ठीक है। धागे से मतलब बॉल को अटैच कर देंगे, जैसे पिक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज मीसर्स ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर। अब जो ये बॉल इधर से उधर जा रही है, मतलब हमने सिंपल चम्मच से बजाया तो उसमें वाइब्रेशन हुई, फिर उसके बाद जो थर्मोकॉल की बॉल को धागे से लटका के देखेंगे हल्का हल्का, और हम छन छन करेंगे, बजाएंगे ग्लास को चम्मच से, तब देखेंगे कि बॉल कितना दूरी तक हट रही है। तो ये जो है इसका मीजर्स ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है जो कि ग्लास से इधर बॉल थोड़ी दूर पे जा रही है। नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड देन विथ सम फोर्स। अब हम क्या करेंगे, ग्लास को तेजी से वो करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, उस पर कुछ फोर्स लगाएंगे। कंपेयर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द टम्बलर इन द टू केसेस। अब इन दोनों ही केसेस में क्या करेंगे हम, जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड हो रहा है, ठीक है, हमने चम्मच से हल्के हल्के मारा, ऐसी मारा तो बॉल कितनी दूरी तक गई, फिर उसके बाद हमने तेजी से स्ट्रक हार्ड करा तो कितनी दूरी पर गई। तो जो ये आ रहा है इनका डिफरेंशिएट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर इन टू केस, दोनों ही केसेस में इनका मतलब कितना एम्पलीट्यूड बैठा, इन विच केस इज द एम्पलीट्यूड लार्जर, और किस केस में जो उसका एम्पलीट्यूड है थर्मोकॉल बॉल का वो लार्जर था, किसमें वो ज़्यादा बैठा है। ओके ओके ये जो लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। अभी जो साउंड की लाउडनेस है ये किसके स्क्वायर के बराबर होती है, उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कहेंगे कि इफ़ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस, अगर कोई एम्पलीट्यूड जो है ट्वाइस बार, दो बार हो रहा है, तो जो उसका एम्पलीट्यूड का लाउडनेस है वो हमारी हो जाएगी कितनी, लाउडनेस इंक्रीजेज बाई अ फैक्टर ऑफ 4, क्योंकि वो 4 में की फैक्टर में इंक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर दो बार चल रहा है तो, क्योंकि मैंने बताया है अभी कि लाउडनेस जो होती है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। जैसे मान लीजिए एल है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी ए का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर आ नहीं रहा है सही से, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे आप, ये ऐसे, ठीक है। ए का स्क्वायर मान लीजिए 2 टाइम्स हो रहा है वो, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो यानी कि लाउडनेस जो होगी वो 4 फैक्टर बढ़ जाएगी। अगर 3 है तो 3 की जगह वो 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से स्क्वायर कर देंगे ए का। तो द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल। अब हम लाउडनेस को जो एक्सप्रेस करते हैं वो कितना, उसको हम डेसिबल में एक्सप्रेस करते हैं, डीबी, ठीक है। अगर ये आ जाए कि लाउडनेस को किस चीज़ में एक्सप्रेस करते हैं, तो डेसिबल में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि अगर 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड उसका हो रहा है तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी 4 डेसिबल हो जाएगा वो। अगर कोई साउंड की, अगर लाउडनेस ऑफ साउंड किसी की 3 है तो ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 जो है उसका डेसिबल बढ़ जाएगा जो उसका लाउडनेस है। द फॉलोइंग टेबल गिव सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब ये जो टेबल है ये हमें कुछ आइडिया देती है, ठीक है, जो उसकी लाउडनेस के बारे में, जो अलग अलग सोर्सेज हैं उसके बारे में। जैसे कि नॉर्मल ब्रीथिंग हो गई 10 डेसिबल, सॉफ्ट विस्पर 30 डेसिबल, नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 डेसिबल पे होती है, बिजी ट्रैफिक में 70 डेसिबल, और एवरेज फैक्ट्री की जो होती है वो 80 डेसिबल होती है। ओके, तो एवब 80 डेसिबल द नॉइस बिकम्स फिजिकली पेनफुल। अब इतना तो ठीक है, एवरेज फैक्ट्री में जो 80 डेसिबल हो गया, लेकिन इससे ज़्यादा का जो अगर नॉइज़ है तो वो जो है हमारे सर में दर्द करता है, वो पेनफुल होता है, उसको सहना हमारे लिए बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। 80 डेसिबल से ऊपर का नॉइज़, ठीक है, फिजिकली पेनफुल होता है। अगर आ जाए कि कितना नॉइज़ हम बर्दाश्त कर सकते हैं या कितना सुन सकते हैं, कितना ज़्यादा नुकसानदायक है, तो 80 डेसिबल से ऊपर का जो नॉइज़ है वो नुकसानदायक है, नहीं सुन पाता, ठीक है, नहीं सुन पाते हम लोग। ओके, तो द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। अब साउंड की जो लाउडनेस होती है वो इसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, अगर एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेशन का वो लार्ज है तो द साउंड प्रोड्यूस्ड इज लाउड, तो साउंड भी लाउड ही प्रोड्यूस होगी, ठीक है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, अगर वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड लार्ज है तो साउंड भी लाउड ही प्रोड्यूस होगी। और व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल द साउंड प्रोड्यूस फीबल, और अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल है तो जो साउंड होगी वो फीबल होगी, मतलब कमज़ोर होगी, हल्की होगी, बहुत हल्की होगी, सुनाई बहुत हल्के हल्के देगी, ठीक है। सब कुछ एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है सब कुछ उस पर ही डिपेंड करता है। सिंपल तरीके में है कि अगर एम्पलीट्यूड हाई है तो साउंड की जो लाउडनेस है वो भी हायर होगी, और अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल है तो साउंड की जो लाउडनेस है जो प्रोड्यूस होगी वो फीबल होगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा कम होगी। ओके,
अब आता है कि कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विद दैट ऑफ एन एडल्ट। अब आपको पता भी है कि एक बेबी के साउंड की जो कंपैरिजन जो है आप एडल्ट से कीजिए। इज देयर एनी डिफरेंस, क्या आपको कोई डिफरेंस लगता है? इवन ऑफ टू साउंड्स आर इक्वली लाउड, बल्कि जो है दोनों ही साउंड्स जो है इक्वली लाउड हैं। दे डिफर इन सम वे, लेकिन वो कुछ बातों में डिफर है। लेट अस सी हाउ, आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखो पता ही होगा, तो उसका हिसाब होता है, पिच का हिसाब होता है। जैसे बच्चे की आवाज़ तेज निकलती है, चिल्ला चिल्ला के चीखने की आवाज़, क्योंकि उसकी पिच हाई होती है, ठीक है। ऐसे ही आई वंडर वाई माई वॉइस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माई टीचर। अब मुझे लगा कि मेरी जो वॉइस है वो मेरे टीचर की वॉइस से डिफरेंट कैसे है। ओके, तो द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस ऑफ पिच ऑफ अ साउंड। अब ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको पिच ऑफ साउंड के जरिए डिटरमाइन कर सकते हैं। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर वी से दैट द साउंड इज श्रिल एंड हैज़ अ हायर पिच, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो हायर है, तो जो साउंड भी हमारी हायर ही होगी, वो हायर पिच की होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अगर हाई है तो साउंड जो होगी वो भी हाई पिच की होगी। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ लोअर, अगर वो लोअर है तो वी से दैट द साउंड हैज़ अ लोअर पिच, तो हम कह सकते हैं कि साउंड जो होगी वो लोअर पिच की होगी। फॉर एग्जाम्पल अ ड्रम वाइब्रेट्स विद अ लो फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल के लिए अगर एक ड्रम जो है वो लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहा है, तो देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस, ओके, इट प्रोड्यूसेस अ लो पिच साउंड, तो ये जो है लो पिच साउंड प्रोड्यूस करेगा। ऑन द अदर हैंड अ विसल हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी एंड देयरफॉर, और दूसरी साइड में क्या होगा, अगर विसल है, अगर सीटी बज रही है वो हाई फ्रीक्वेंसी की है, तो प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ हाई पिच, तो वो हाई पिच की साउंड प्रोड्यूस करेगा। अ बर्ड मेक्स अ हाई पिच साउंड वेयर एज अ लॉइन मेक्स अ लो पिच रोर। आपने देखा भी होगा कि एक जो चिड़िया होती है, चिड़िया की जो आवाज़ होती है वो हाई पिच साउंड की होती है, जबकि एक लॉइन की जो होती है वो लो पिच रोर, जो दहाड़ता है वो लो पिच से दहाड़ता है। However, the roar of a lion is very loud while the sound of the bird is quite feeble। जबकि जो शेर की दहाड़ है वो बहुत तेज होती है, लेकिन जो चिड़िया की साउंड है वो बहुत हल्की होती है, क्वाइट पतली होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इस तरीके से है, सिंपल है कि अ बर्ड मेक्स अ हाई पिच साउंड, बर्ड जो है चिड़िया की जो हाई पिच साउंड होती है, ठीक है, जबकि लॉयन की जो होती है लो पिच दहाड़ होती है। बल्कि क्या होता है, द रोर ऑफ अ लॉयन इज़ वेरी लाउड, और जो शेर की दहाड़ है वो तेज होती है, वाइल द साउंड ऑफ द बर्ड इज़ क्वाइट फीबल, और उसकी आवाज़ जो होती है चिड़िया की वो हल्की क्वाइट होती है, ठीक है। तो पिच से ही सब कुछ डिपेंड करता है। एवरी डे यू हियर द वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। आप हर दिन क्या होता है बच्चों की और बड़ों की आवाज़ें सुनते हो। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइस, क्या आपको उनकी आवाज़ों में कुछ डिफरेंस नज़र आता है? कैन यू से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड इज़ हायर दैन दैट ऑफ एन एडल्ट। क्या आप कह सकते हो कि बच्चे की आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो एडल्ट की अपेक्षा ज़्यादा है, हायर है? यूजुअली द वॉइस ऑफ द वुमेन हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी एंड इज शिलर दैन दैट ऑफ अ मैन। बल्कि क्या होता है कि वुमेन की जो वॉइस ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ना वो हायर होती है एक मैन की अपेक्षा, ठीक है। मैन की लोअर होती है और वुमेन की जो होती है हायर होती है। इसलिए देखा होगा आपने कि वुमेन्स की आवाज़ पतली होती है और मेंस की थोड़ी सी भारी होती है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी और पिच क्या चीज़ है, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है, पिच है और वाइब्रेशन है वो क्या चीज़ है, ठीक है। इतना तो समझ में आ ही गया ना आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट आता है 13.6 ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। मतलब हमारे सुनने योग्य और ना सुनने योग्य साउंड्स कौन कौन सी होती हैं। ओके, तो इसके बारे में तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।